नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू शेखावत अपने YouTube चैनल खम्मा गणेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। आज से पहला जो कालांश है वो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भूमिका। आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। सन 1972-73 में जब मैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा था तो मुझे कुछ वैसा ही एहसास हुआ। सन 1989 में मेरी एक दूसरी पुस्तक आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए छपी। कब छपी? जब आचार्य शुक्ल का इतिहास वो पढ़ रहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उस पुस्तक को तैयार करने में मुझे उनके इतिहास के दोनों संस्करणों को अक्षरशः मिलाना पड़ा। उसमें मैंने लिखा, नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। उनसे बहुत कुछ सीखने के साथ ही उनके ऐतिहासिक पैटर्न को तोड़ना होगा। जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों न लागू हो। नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है। नया इतिहास लिखने के लिए यह खतरा उठाना ही होगा। तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। शुक्ल जी के इतिहास का संशोधित और परिवर्धित संस्करण सन 1940 में छपा था। उसके प्रकाशन के बाद 50 वर्ष से अधिक का समय निकल गया। इस अवधि में अनेकानेक शोध ग्रंथ छपे, नई पांडुलिपियाँ उपलब्ध हुई, ढेर सा नया साहित्य लिखा गया। नया इतिहास लिखने के लिए यह सामग्री कम पर्याप्त और कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह भी ध्यान रखें, ध्यातव्य है कि शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में लिखा गया। अब देश स्वतंत्र है, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र की अपनी समस्याएं हैं, सांस्कृतिक सामाजिक संघर्ष हैं। इन्हें देखने समझने का बदला हुआ नजरिया है। इस नए संदर्भ में यदि पृष्ठ पेषण नहीं करना है तो नया इतिहास ही लिखा जाएगा। इसको जो ये लाइनें हैं इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। यूं तो प्रगतिवाद और अस्तित्ववाद का प्रभाव परतंत्र भारत के आधुनिक साहित्य पर दिखाई पड़ने लगता है, पर 60 के बाद अस्तित्ववाद अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। 8वें-9वें दशक में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बदलाव के चलते अनेक नए नए प्रत्ययों का जन्म हुआ, जैसे राष्ट्र औपनिवेशिकता, उत्तर औपनिवेशिकता, तीसरी दुनिया, उत्तर आधुनिकता, वैश्विक ग्राम, खुला बाजार, संचार माध्यम आदि। इनके माध्यम से विकसित देश, विशेषतः अमेरिका, तीसरी दुनिया पर अपनी संस्कृति लादने लगे। कौन? अमेरिका। तीसरी दुनिया की संस्कृति पहली दुनिया की संस्कृति का चारागाह है। पहली संस्कृति का चारागाह कौन है? तीसरी दुनिया। और भारत है वो तीसरी दुनिया में आता है। स्वतंत्र होने के बाद हम क्रमशः मानसिक परतंत्र में कसते गए। जो काम मैकाले नहीं कर सका वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी अवधारणाएं और जीवन शैलियां कर रही हैं। इनसे प्रभावित कुछ लोग पाश्चात्य संस्कृति का सर्जन करने लगे। साहित्य सांस्कृतिक उत्पादन है। अब क्या था? विदेशी विषय वस्तु, शैली और कोड ग्रहण किए जाने लगे, पर अन्य लोगों ने इनको स्वदेशी संदर्भों से जोड़ा और कुछ अपनी जड़ों को नए सिरे से खोजने लगे। परंपरा और आधुनिकता के टकराहट हुई और हो रही है। यह शुभ लक्षण है। शुभ लक्षण क्या है? कि जो परंपरा है और आधुनिकता है उसमें टकराहट ही शुभ लक्षण है। तो इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। आधुनिक काल के 8वें-9वें दशक के साहित्य को इस परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है।
आगे चलते हैं। इधर टेक्नोलॉजी ने अध्ययन के नए नए उपायों का विकास किया और इसके फलस्वरूप नए पाठक का पुरानी कृतियों से नया रिश्ता बनता गया। यह रिश्ता पहले के पाठकों से कृति का जो रिश्ता बना था उससे भिन्न होगा। दोनों रिश्तों में एक प्रकार का मूल्यगत संघर्ष होता है। भाषा, शैली, रूपात्मक प्रयोग भी इतिहास के आधार बनते हैं। इसे नए सिरे से अन्वेषित करने की आवश्यकता है। बदलाव के इस परिपार्श्व में इतिहास के काल विभाजन, नामकरण और मूल्यांकन में भी परिवर्तन होंगे। यूँ तो काल विभाजन सुविधाोपजीवी होता है। ट्रेवलियन का कहना था कि तिथियों की तरह कालावधि यानी पीरियड्स तथ्य नहीं होती, वे अतीत की घटनाओं के संबंध में बनाए गए काम चलाऊ प्रत्यय यानी कॉन्सेप्शन है। इससे विवेचना में सुविधा होती है, किंतु ये कालावधियाँ ऐतिहासिक विचारों को प्राय भटका देती हैं। काल विभाजन की अंधानता शुक्ल जी से फुटकल खाता खुलवाती है। इन लाइनों को अंडरलाइन करेंगे। वास्तविकता तो यह है कि एक ही कालावधि में अनेक प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ होती हैं। उनसे या तो सह अस्तित्व होता है या टकराहट। पहले आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की संज्ञाओं को लें। इस तरह का काल विभाजन अब पुराना पड़ गया है। न तो ये साहित्यकार को मान्य है और न ही इतिहासकार को। इतिहास लेखन एक कालावधि को एक शीर्षक में बांध देता है, जैसे कि 600 से 321 ईस्वी पूर्व प्रजातंत्र एवं राजतंत्र। ये क्या है? शीर्षक में बंधा हुआ कालावधि है। साहित्य के इतिहास में भी यह पद्धति अपनाई जा सकती है और अपनाई भी गई है। आदिकाल नाम भ्रामक है। इसमें बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी तक का समय महत्वपूर्ण है। 1000 से 1400 ईस्वी तक जो महत्वपूर्ण समय है वो किसकी दृष्टि से है? भाषा की दृष्टि से। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि इसमें विभिन्न जातीय भाषाएं निस्तृत हुई, बल्कि इसलिए कि उसमें अनजाने ही देशी भाषाओं अपनी जगह बनाने के लिए प्रयत्नशील है। अपभ्रंश का व्याकरण भी देशी भाषाओं के व्याकरण से नहीं मिलता। अब अपभ्रंश को भी पुरानी हिंदी नहीं कहता, पर इस काल में अपभ्रंश काव्य की प्राधान्यता थी। यद्यपि रासो काव्य की अप्रमाणिकता सिद्ध हो चुकी है, फिर भी उससे राजस्थानी के उदय का अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थानी जो भाषा है उसका उदय कब हुआ। तो उससे किससे पता लगेगा कि रासो काव्य की जो कृति हैं उनसे। सूर पूर्व ब्रज भाषा की मामूली कृतियों का पता लगा है, पर प्रामाणिकता रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा है। 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? मैथिली, अवधी और खड़ी बोली। पहले के प्रयोक्ता विद्यापति हैं, यानी मैथिली के प्रयोक्ता कौन है? विद्यापति। दूसरे के मुल्ला दाऊद हैं और तीसरे के अमीर खुसरो। अतः इस काल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। किसको? आदिकाल को। भक्तिकाल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जबती हुई मनोवृत्ति कहते हैं। किसको? भक्तिकाल को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? जबती हुई मनोवृत्ति। मध्यकालीन चित्तवृत्ति में अंग्रेजी की मेडिवल सेंसिबिलिटी का अर्थ प्रविष्ट हो चुका है। अनेक अर्थों में यह नवजागरण काल है। प्रथम नवजागरण काल। कौन सा नवजागरण काल है ये? प्रथम। डॉक्टर रामविलास शर्मा इसे आधुनिक काल कहना पसंद करते हैं। रामविलास शर्मा कौन सा काल कहना पसंद करते हैं? आधुनिक काल। अपने अंतर्विरोध के बावजूद जिस सेक्युलर शब्द का आज बहुत जोर दिया जा रहा है वह अपनी मूल अर्थव्यवस्था में भक्त कवियों में मौजूद है। आज के अंतर्राष्ट्रीय धर्मांधता के जलती हुई लोगों को इस काल में भक्ति काव्य में सुकून मिलता है और इस उन्माद से लड़ने के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा। रीतिकाल के कवियों में भी धर्मनिरपेक्षता की आहट सुनाई पड़ती है।
भारतवर्ष का इतिहास लिखने वाले कुछ लोगों ने 800 से 1200 ईस्वी को मध्यकाल ठहराया। इस दृष्टि से भी भक्तिकाल मध्यकाल नहीं कहा जा सकता। आगे चलते हैं। रीतिकाल वस्तु शैली, छंद, रूप, विधान की भक्तिकाल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है। कौन सा काल? रीतिकाल। इसे उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रमोत्पादन है। शुक्ल जी इसे दो भागों में बांटते हैं, एक तो रीति ग्रंथ कवि, दूसरा है अन्य कवि। अन्य कवि एक गोल शब्द है। इस कोटि के अर्थ की दृष्टि से हल्के कवि आएंगे अन्य कवि में। घनानंद को शुक्ल जी रीतिकाल के सर्वोत्कृष्ट कवियों में मानते हैं, फिर भी उन्हें अन्य कवियों की बिरादरी में क्यों बिठाया जाता है? इस पॉइंट को नोट करें आप। यहाँ पर उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है। प्रवृत्ति की दृष्टि से वे एक को रीतिबद्ध और दूसरे को रीतिमुक्त कहते हैं। इसके आधार पर रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध आदि अवैज्ञानिक उपविभाजन होते रहे। वास्तविकता तो यह है कि रीति निमुक्त कोई नहीं है। रीतिकाल नाम इसी को लेकर सार्थक होता है। रीतिमुक्त होकर कोई रीतिकालीन कैसे होगा? रीतिबद्ध और रीतिमुक्त को मैंने उलट दिया, यानी रीतिबद्ध को बद्ध रीति और रीतिमुक्त को मुक्त रीति कहा। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो। घनानंद ठाकुर, बोधा आदि रीति के सर्वथा मुक्त नहीं हैं। उनमें रीति तत्व है पर उनकी बद्धता नहीं है। इस नाम से नैर्तर्य भी बना हुआ है और उसका बदलाव भी। रीति से मुक्त होने के लिए जिसने जितना अधिक संघर्ष किया उसकी संवेदना उतनी ही घनीभूत हो पाई है। इसी काल में हिंदी शैली की आधुनिक कालवाचक होने के साथ ही प्रवृत्तिवाचक भी हैं। आधुनिक होने की प्रक्रिया का आरंभ 1857 से होता है। 1857 से 1920 तक का समय नवजागरण युग है। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इस काल के गत्यात्मक परिवर्तनों को देखते हुए छोटे छोटे युगों की कल्पना की गई है, जैसे स्वच्छंदतावाद युग, उत्तर स्वच्छंदतावाद युग। काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान। इस काल में छायावाद युग अपनी अर्थवत्ता खो चुका है। सन 1975 के अपने एक लेख में मैंने इसे स्वच्छंदतावाद युग कहा। ये हम अंडरलाइन कर सकते हैं कि 1975 में अपने एक लेख में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वच्छंदतावाद युग कहा। धीरे धीरे स्वच्छंदतावाद छायावाद को निराकृत करता गया। छायावाद के अंतर्गत केवल काव्य लिया जा सकता है, गद्य इसमें अंतर्भुक्त नहीं हो पाता। एक कालावधि में एक ही मूल प्रवृत्ति होती है। स्वच्छंदतावाद शब्द दोनों को अपनी वृत्ति में समेट लेता है। तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन भी स्वच्छंदतावादी ही था। यह नाम राष्ट्रीय संदर्भों में भी प्रासंगिक हो उठता है। उत्तर स्वच्छंदतावाद की विशेषताओं को नए नए प्रत्ययों के संदर्भ में देखने का प्रयास किया गया। साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इतिहासकार का केंद्रीय धर्म क्या है? साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है, किंतु यह सीखना भी अलग किस्म का होगा। पूर्ववर्ती साहित्य तो वही रहता है, पर इसे पढ़ने की दृष्टि बदल जाती है। भक्ति काल को शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा और द्विवेदी जी ने दूसरे ढंग से। आज के परिवेश में जो अंतर्राष्ट्रीय हलचलों से जुड़ गया, नए सिरों से पढ़ने की जरूरत है। इसी हद तक हिंदी साहित्य को इसी दृष्टि से पढ़ने और इतिहास। इसी काल में हिंदी शैली की उर्दू कविताएं लिखी जा रही थी, जिनकी भाषा खड़ी बोली और आत्मा सेक्युलर है। उन्हें भी इस इतिहास में स्थान दिया गया। आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ ही प्रवृत्तिवाचक भी है। आधुनिक होने की प्रक्रिया का आरंभ 1857 से होता है। 1857 से 1920 तक का समय नवजागरण युग है। तो इसको अंडरलाइन कर लो। 1857 से 1920 तक का समय क्या है? नवजागरण। किसी हद तक हिंदी साहित्य को इसी दृष्टि से पढ़ने और इतिहासबद्ध करने का प्रयास किया गया है। बच्चन सिंह।
इसी प्रकार हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।